तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम जो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं आज के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कॉपी पेन लेके एकदम तैयार रहिएगा। और चलिए हम आज पहले प्रश्न से आज शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा कि पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 कहाँ हुए हैं, अंक तालिका में कौन पहले नंबर पर रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले गल्फ यूथ गेम 2024, गल्फ चूंकि गल्फ कंट्री जिनको बोला जाता है, जो खाड़ी देश होते हैं, जो अभी ईरान और इजराइल का मामला चला, तो उसमें मैंने खाड़ी देशों के बारे में आपको विधिवत तरीका से समझाया है। वही गल्फ कंट्री के जो यूथ गेम है वो इस समय चर्चा में आए हैं। तो उसमें अंक तालिका में पहले नंबर पर कौन रहा है और कहाँ हुए हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि खाड़ी देश अभी चर्चा में रहे हैं। तो अंक तालिका में अगर पहले नंबर की बात करें तो UAE आया है, जो संयुक्त अरब अमीरात है। और ये गल्फ कंट्री देशों का ये खेल है। ये इसके बारे में हम मतलब जान लें और नोट कर लें। इसके अलावा इसके बारे में अगर और जाने तो जो UAE का नाम है वो संयुक्त अरब अमीरात, हम जो नाम लेते हैं वो UAE है। ये पहले नंबर पर रहा है। यहीं इन खेलों का आयोजन हुआ है, जो गल्फ कंट्री के खाड़ी देशों में ये आता है। खाड़ी देशों के तमाम देश इसमें पार्टिसिपेट किए, उनका समूह के हिसाब से इन खेलों का आयोजन किया गया। तो पहले गल्फ यूथ गेम 2024 का हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। ये पहला प्रश्न था हमारा। दूसरा प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि फ्रीडम स्वतंत्रता स्पीच बोलने की फ्रीडम जो कि होती है प्रेस की, यानी मीडिया की, उसके बारे में ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो ये दिवस मनाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और ये 2024 में 31वां संस्करण इसका मतलब चल रहा है। इसका पहली बार जो आयोजन हुआ था 1994 में वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया था। चूँकि प्रेस जो होती है वो किसी भी लोकतंत्र का, जहाँ लोकतंत्र चल रहा है, उसका चौथा स्तंभ माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार ऐसे चर्चा में सुना होगा कि जो मीडिया होती है वो किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो अगर चौथा स्तंभ मीडिया है तो पहला, दूसरा, तीसरा स्तंभ कौन है, ये भी जानना जरूरी है। अगर कहीं सवाल आ जाए तो कम से कम आप अटके ना। ये जानकारी के हिसाब से वो कहीं अगर आपको पेपर राइट करना हो, लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे। तो पहले नंबर पे आती है विधायिका, इसके बाद आती है कार्यपालिका, इसके बाद आती है न्यायपालिका। ये 3 स्तंभ होते हैं किसी भी लोकतंत्र के, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये 3 स्तंभ होते हैं। इसके बाद होती है मीडिया यानी प्रेस। ये बात हम जान लें इस सेशन के माध्यम से। इसके अलावा हमारे संविधान में इसके लिए कोई आर्टिकल है क्या, प्रेस के लिए या बोलने की स्वतंत्रता के लिए? तो जी हाँ, आर्टिकल 19A हमारा अधिकार देता हमें संविधान का कि सभी मतलब हम स्वतंत्रता है हमें बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 हमें देता है हमारे संविधान का, भारत के संविधान का। इसके अलावा अगर हम ये वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता की बात हमने कर ली, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। अपने देश के लेवल की हम बात करें तो ये 16 नवंबर को, ये भी नोट कर लेना, क्योंकि वर्ल्ड में और भारत में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल और राष्ट्रीय लेवल की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 3 मई और राष्ट्रीय लेवल पे 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, जो मीडिया का इंडेक्स जो जारी करते हैं, उनमें भारत का स्थान कौन सा रहा वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 161वां स्थान रहा था 2023 में, कुल 180 देशों की सूची में, जो कि हम अच्छा नहीं कह सकते हैं इसको। ये बहुत ही निचले क्रम का पायदान है। हमें और बेहतर करना होगा, हमारी मीडिया को सोचना होगा कि मतलब कहीं ना कहीं तो हम चाटुकारिता या कोई चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिससे हमें रैंकिंग में नुकसान हो रहा। पहले नंबर की बात करें तो नॉर्वे इसमें पहले नंबर पे था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ये दूसरा प्रश्न हो गया। इसके अलावा हम बात करें कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024,
जो चूँकि एशिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2024 आई है कि एशिया में सबसे नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी कौन है, और अगर भारत की यूनिवर्सिटी है तो वो कौन से नंबर पे है। तो अगर हम बात करें एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की, भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही, तो ये IISc बेंगलुरु है। बेंगलोर की IISc यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। इसके अलावा जो इसको जारी करने वाला कौन था, तो टाइम्स हायर एजुकेशन इसको जारी करता है। एशिया, केवल एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया महाद्वीप की, इनकी यूनिवर्सिटी के बारे में ना टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी छांटी। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे अगर कहें कि मतलब ओवरऑल कहें तो बेंगलुरु का कौन सा स्थान रहा, जो IISc बेंगलुरु है हमारी यूनिवर्सिटी, तो ओवरऑल हमारी 32वें स्थान पर रही। और पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर लगातार चाइना की यूनिवर्सिटी रही, जो कि एशिया में ही है। वो एशिया यूनिवर्सिटी की ही इसमें रैंकिंग जारी की गई थी। तो चूंकि IISc बेंगलुरु ये 32वां स्थान रहा ओवरऑल इंडिया में अगर हम बात करें तो ये पहले स्थान पर रही। इसलिए हम इसको लेके आए हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक यूनिवर्सिटी रैंक और आती है, QS यूनिवर्सिटी इंडेक्स आता है, जो रैंक आती है उसमें पहले नंबर पर कौन रहा भारत की तरफ से, तो JNU हमेशा चर्चा में रहती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की। JNU उसमें पहले नंबर पर रही इंडिया की तरफ से। ओवरऑल अगर बात करें तो उसमें 20वां स्थान JNU का था। ये बात कर ली हमने एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 हमने बात कर ली। इसके अलावा हम बात करें कि बिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो बिटली अवार्ड जो होता है इसको हम ग्रीन ऑस्कर भी कह सकते हैं। ग्रीन ऑस्कर कहते ही हैं, परीक्षा में पूछा जाता है कि बिटली अवार्ड को किस और नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। तो बिटली गोल्ड पुरस्कार जो कि 2024 है, इन किनको मिला है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन है, इनको मिला है। ये असम की रहने वाली हैं और ये वन्य जीव विज्ञानी हैं, इसलिए इनको ये बिटली पुरस्कार 2024 में मिला हुआ है, बिटली अवार्ड। इसके अलावा इनको किस चीज़ के लिए मिला है, तो सारस के संरक्षण के लिए, सारस जो पक्षी होता है उसके संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। सारस को अगर स्थानीय भाषा में, जैसे असम की रहने वाली, तो सारस को असम में क्या बोला जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो हरगिला इसका वहाँ स्थानीय भाषा का नाम है सारस का, जो कि बोला जाता है। इनको ग्रीन ऑस्कर जिसको कह सकते हैं, बिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 मिल चुका है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पूर्णिमा देवी बर्मन, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा हम बात करें कि कांके सतरही बंदरगाह कहाँ है और ये चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि कांके सतरही बंदरगाह अगर चर्चा में आया तो कोई तो कारण होगा, तो कारण है इसके पीछे। कांके सतरही बंदरगाह चूंकि श्रीलंका में है, श्रीलंका में आया है, तो ये चर्चा में क्यों आया, चर्चा में इसलिए आया कि इसका जो विकास है वो भारत करवाएगा। कितने रुपए से करवाएगा, तो भारत 500 करोड़ रुपए से इसका विकास करवाएगा। ये एक समय था जब लिट्टे का मामला बांग्लादेश में चला, तो लिट्टे के समय ये सबसे व्यस्त बंदरगाह श्रीलंका का माना जाता था, लेकिन लिट्टे ने इसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया, ये बंदरगाह को, कांके सतरही बंदरगाह को। अब चूंकि इसका अधिग्रहण करने के लिए चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो भारत ने उसको काउंटर करने के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए श्रीलंका से अनुमति मांग ली है कि हम इसका विकास करेंगे और हम ही इसका उपयोग करेंगे। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको और किसी को नहीं करने देंगे। इस आधार पर इसका अधिग्रहण समझ लीजिए कि भारत ने कर लिया है और भारत ही इसका विकास करवाएगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, चूँकि चीन को काउंटर करने के लिए, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में कह लो या हिंद महासागर में या दक्षिण चीन सागर में, चीन को काउंटर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो भारत ने इसमें मतलब अपनी बाजी मान ली, चूँकि चाइना इसके लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तो भारत ने इसका अधिग्रहण कर लिया। 500 करोड़ में इसका विकास करवाएगा और बाकी अपना जो भी सिस्टम रहेगा वो अपना लीज पे देगा या सामान आमान की आवाजाही के लिए सुचारू रूप से इसका संचालन हो जाएगा। अब चूंकि ये कांके सतरही बंदरगाह है, ये लिट्टे ने बर्बाद कर दिया था, ये हमने जान लिया। लिट्टे को उस समय से, ये चूंकि श्रीलंका के हालात ऐसे नहीं है कि इसका पुनरुद्धार करवा सकता था, तो अभी तक पेंडिंग में था, लेकिन अब उसने सोचा
तो उसने चर्चा की, भारत की नज़र पहले से थी इस पर कि इसके कहीं चाइना इसके ऊपर अपना वो ना कर ले, इसलिए उन्होंने भारत ने अब पूरी तरह से उसको अपने पक्ष में लेके, और भारत की एक स्तर पर कहें तो जीत ही हमारे भारत की है कि उन्होंने अधिग्रहण कर लिया है और उसको विकास भी करवाएगा, बाकी उसका उपयोग करेगा। ये प्रश्न हो गया कांके सतरी बंदरगाह। अब बात करें पहली नेशनल महिला हॉकी लीग कहाँ हो रही है। क्योंकि इंडियन प्रीमियम लीग जैसे आईपीएल की तरह आईपीएल जो चलता है वो पुरुषों का चलता है और महिलाओं का भी होने लगा है, इसी प्रकार से हॉकी वुमेन्स प्रीमियम लीग भी इंडिया में होने वाली है, हो रही है। तो उसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो झारखंड रांची में होगा। हॉकी चूँकि हॉकी की बात आई है, हॉकी प्रीमियम लीग की, वोमेंस की है ये बात, वोमेंस हॉकी प्रीमियम लीग की बात हो रही है, झारखंड रांची में हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, नोट कर लेना इसको। और अगर हॉकी वुमेन्स टीम की अगर हम बात करें तो इसके हेड कोच कौन है, तो हरेंद्र सिंह हैं इसके हेड कोच है, जो कि मैं अभी इससे पहले सेशन में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। और मैं सभी दर्शकों से, अपने महानुभावों से, अपने भाई बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये से मैं भी जानता हूँ कि इस चकाचौंध की दुनिया में कोई ऐसा वीडियो नहीं देखना चाहता, लेकिन जानकारी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे आगे अगर आपका प्यार रहेगा तो सहयोग रहेगा तो मैं प्रोग्रेस करूँगा, आगे भी प्रयास करूँगा। इसी के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।